Assalamualaikum everyone. I'm your biology teacher. We started at chapter number 10 and this is our lecture number 3. Today's topic is gaseous exchange in human. तो हमने अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपने प्रीवियस लेक्चर्स की बात करें तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस किया था. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने गैशियस एक्सचेंज की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया था. इन आवर सेकंड लेक्चर we discuss gaseous exchange in plants, but in today's lecture we discuss gaseous exchange in humans. Okay, तो हमने पढ़ा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या लिविंग थिंग्स हैं उनको अपनी गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए कुछ सिस्टम्स रिक्वायर्ड होते हैं. तो अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस के अंदर अगर हम अपने प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो हमने प्लांट्स में जैसे पढ़ा था कि टू टाइप्स ऑफ द होते हैं ऑर्गेनिजम्स, सिंपल यूनिसेलुलर एंड कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर. तो सिंपल की हमने बात की कि वो अपने सिंगल सेल से जो है वो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं. जब हमने प्लांट्स की बात की तो हमने डिस्कस किया था कि प्लांट्स किस तरह से अपने गैसेस एक्सचेंज करते हैं कि उनमें कुछ लेंटिसेल्स होते हैं, कुछ के अंदर क्यूटिकल्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ जो है वो अपने स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करते हैं. ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का अपना डिफरेंट मेथड है गैसेस को एक्सचेंज करने का. सेम उसी तरह से जो अब हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी के अंदर भी एक स्पेशल सिस्टम होता है जिसके थ्रू जो गैसेस का एक्सचेंज है कि O2 अंदर जाएगा और CO2 जो है उसको एक्सेल आउट किया जाएगा, वो प्रोसेस परफॉर्म होता है. उस सिस्टम को कहा जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, ह्यूमंस के अंदर जिस सिस्टम या जिस प्रॉपर ऑर्गन के थ्रू गैसेस का जो एक्सचेंज है वो पॉसिबल होता है, उस सिस्टम को कहा जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम. क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारी जो हम जो है ह्यूमन बीइंग्स या जो एनिमल्स है वो सिंगल सेल से मिलकर बने हुए हैं. ऐसा नहीं है. जिनकी जो बॉडी की स्किन है या जो डायरेक्ट जो स्किन है वो एयर के साथ टच में है तो वो अपने उस टच की वजह से जो है वो अपनी गैसेस को एक्सचेंज कर रहे हैं. ऐसा नहीं है, बल्कि CO2 और O2 का जो एक्सचेंज है वो एक प्रॉपर वे से हो रहा है और उस प्रॉपर वे को हम कहते हैं उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसको उसकी टू डिवीजन्स हैं. उसको दो तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट वन इज एयर पैसेजवे एंड द सेकंड वन इज लंग्स. ठीक है, एयर पैसेजवे क्या है कि एयर कैसे एंटर होगी और किस मेथड के थ्रू लंग्स तक पहुंचेगी, और जब वो ऑब्वियसली बात है जब वो लंग्स तक जाएगी तो ही तो वो एक्सेल आउट होगी ना बॉडी से. कि वो जो हमने पढ़ा था 9th क्लास में चैप्टर नंबर 9 में कि किस तरह से वो फिर प्रॉपर पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स का जो एक साइकिल है वो चलता है. तो पहले एयर पैसेज वे को पढ़ेंगे कि एयर पैसेज वे हवा एंटर किस तरह से होगी हमारी बॉडी के अंदर, और जब एंटर होगी तो देन उसके बाद उसके फर्दर प्रोसेसेस चलेंगे. ठीक है, अब अगर हम एयर पैसेज वे की बात करते हैं तो इसको हम सिंपली अगर सिंपलेस्ट वर्ड में कहें तो हम कहते हैं हवा का रास्ता. ठीक है, हवा का रास्ता कि हवा किस तरह से नोज से जो हवा का रास्ता है वो किस तरह नोज से स्टार्ट होगा और ये फिर लंग्स तक कैसे जाएगा. ओके, आपको पता है नोज के अंदर स्पेस प्रेजेंट होती है. ठीक है, जिसको कहा जाता है नेजल कैविटी. ठीक, जितनी भी जो नेजल कैविटी है जो ये पोर्शन मेंशन किया गया है दिस इज द स्पेस ऑफ नेजल कैविटी. ठीक, अब अगर आप फोकस करें तो इसके टू आउटसाइड द ओपनिंग्स होती हैं. उन ओपनिंग्स को बेसिकली कहा जाता है नॉस्ट्रिल्स. बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम अभी नेजल कैविटी को डिस्कस करेंगे. पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका जनरल ओवरव्यू दूंगी क्योंकि जो ये क्वेश्चन है ये दो तरह से आ सकता है. आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि राइट द फ्लो चार्ट ऑफ एयर पैसेजवे, तो उसमें आपको जस्ट ये नेम्स बताने होंगे. ओके, कि फर्स्ट वन ये है, सेकंड ये. तो सबसे पहले जो पोर्शन है जिसको कहते हैं नेजल कैविटी, उसके बाद आता है नॉस्ट्रिल्स. ठीक है, 2 नॉस्ट्रिल्स होते हैं, 2 एक्सटर्नल और 2 इंटरनल नॉस्ट्रिल्स होते हैं. ठीक है, जो कि इनसाइड द नेजल कैविटी होते हैं. फिर उसके बाद आता है फेरेंक्स, देन लेरेंक्स,
देन ट्रैकिया, और यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियरली नजर आ रही हैं कि किस तरह से है। फिर ब्रोंकाई, एंड सबसे लास्ट पे है एल्वियोलाई। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे नेजल कैविटी। नेजल कैविटी क्या है? नेजल कैविटी, नोज इनक्लोजेस अ कैविटी called nasal कैविटी। ठीक है, जो नोज की जो स्पेस है ना, सेंटर में आपको नोज के एक बोन नजर आ रही है, ठीक, उसके राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड, और जो उसकी टोटल स्पेस है उसको कहा जाता है उसकी नेजल कैविटी। ठीक है, अब ये जो नेजल कैविटी है, इसकी जो आउटसाइड द ओपनिंग होगी उसको हम नॉस्ट्रिल्स कहेंगे। जैसे मैंने ये ड्रॉ किया, नेजल कैविटी की आउटसाइड ओपनिंग को हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें तो क्योंकि नेजल कैविटी को एक बोन ने सेपरेट किया हुआ है, तो उस बोन के सेपरेट करने की वजह से जो हमारा नोज है, नेजल कैविटी है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, जिनको कंबाइनली हम नॉस्ट्रिल कहते हैं। लेकिन इनकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, जिनको हम कहते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जस्ट नेजल कैविटी को डिटेल से डिफाइन करते हैं कि नेजल कैविटी क्या है, इसका फंक्शन क्या है, और ये किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने कहा कि स्पेस इनसाइड द नोज इज कॉल्ड अ नेजल कैविटी, या नोज इनक्लोजेस अ कैविटी कॉल्ड नेजल कैविटी, कुछ भी आप इसकी डेफिनेशन में लिख सकते हैं। अब नेजल कैविटी को डिवाइड किया होता है 2 पोर्शंस में विद द हेल्प ऑफ बोन। ओके, इसके 2 फंक्शंस हैं। फर्स्ट वन इज, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ फाइन हेयर्स। ठीक, अब इनको फाइन हेयर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उस तरह के हेयर्स नहीं है जैसे हमारे सर के बाल हैं, उस तरह से इन हेयर्स की ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि हम कहते हैं कि दे आर नॉट सच हेयर्स एज ऑन हेड और बॉडी, द ग्रोथ ऑफ द हेयर्स इन नोज एंड ईयर। अब हम अपने ईयर्स की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे ईयर्स के अंदर भी कुछ छोटे छोटे से फाइन हेयर्स होते हैं। ठीक है, हमारे कान और नाक के अंदर जो छोटे छोटे से बाल होते हैं, उनकी जो ग्रोथ है वो हमारे हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं और हमारी एज पे डिपेंड कर रही होती है। ठीक, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो आपने देखा होगा कुछ जो ज्यादा एजड लोग हैं उनके जो कान के और नाक के बाल है वो ज्यादा लंबे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक एज फैक्टर भी है। इनकी ग्रोथ उस तरह से जैसे हमारे सर के बाल होते हैं उस तरह से इनकी ग्रोथ नहीं हो रही होती, ये इसलिए इनको फाइन हेयर्स कहा जाता है। अब इन फाइन हेयर्स का काम क्या है? ठीक है, इनको हम नेचुरल फिल्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, इन फाइन हेयर्स को नेचुरल फिल्टर भी कहा जाता है। नेचुरल फिल्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि लेट्स सपोज हम अगर रोड पे घूम रहे हैं तो ऑब्वियसली रोड पे क्या है, बहुत सारी डस्ट होती है। ठीक है, अगर आप किसी ऊन की फैक्ट्री के पास खड़े हैं तो आपको पता है वहां पर बहुत से ऊन के डस्ट, ऊन के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक, जो कि जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी के हमारे जो नोज के नॉस्ट्रिल्स हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, जो ये नॉस्ट्रिल्स हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, इनके थ्रू हमारे नेजल कैविटी के अंदर चले जाते हैं। अब इसके अंदर कुछ छोटे छोटे से फाइन हेयर्स होते हैं। ठीक है, इन हेयर्स का काम क्या है कि ये नेचुरली उस एयर को फिल्टर करते हैं, जो उसके अंदर बैक्टीरिया, वायरसेस या डस्ट पार्टिकल्स हैं वो इनके साथ आके अटैच हो जाते हैं इन हेयर्स के साथ। ठीक, डायरेक्ट वो हमारी ट्रैकिया तक नहीं जाते, ये हेयर्स जो है उनको रास्ते में ही रोक लेते हैं। इनका एक काम ये हो गया। ओके, उसके बाद अगर हम नेजल कैविटी के सेकंड फंक्शन की बात करें, सो दैट इज कि इसके अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है। ठीक, म्यूकस। अब ये म्यूकस क्या है?
जी, तो हम म्यूकस की बात कर रहे थे कि म्यूकस क्या है। म्यूकस इज अ थिक सिक्रेशन ठीक है, ये थिक सिक्रेशन है जो कि एक्सक्रीटेड हो रही होती है हमारे बहुत से ग्लैंड्स, एक्सक्रीटेड बाय वेरियस ग्लैंड्स और सेल्स। ठीक, अब इस म्यूकस का क्या काम होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये काम करता है कि जो फाइन हेयर्स ने डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप किया था ना, डस्ट पार्टिकल्स को या जो भी वायरसेस बैक्टीरियाज थे उनको उन्होंने अंदर जाने से रोका था। तो ये जो म्यूकस है ये उन डस्ट पार्टिकल्स के साथ जो वो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो इस म्यूकस के साथ आकर अटैच हो जाते हैं। ठीक है, जिस वजह से ये हमारी बॉडी के इंटरनल एरिया तक नहीं जा पाते। ओके, ये सारा फंक्शन कहाँ पे हो रहा है? नेजल कैविटी के अंदर हो रहा है। नेजल कैविटी के टू फंक्शंस है ना, बेसिकली फाइन हेयर है, उसके अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है जो कि क्या कर रहा होता है, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। एक थिक सेक्रेशन है जो कि एक्सक्रीट हो रही होती है हमारे वेरियस ग्लैंड से और सेल से। एक काम हमने इसका क्या डिस्कस किया कि जिन वायरस बैक्टीरियाज या डस्ट पार्टिकल्स को हमारे फाइन हेयर्स ट्रैप करते हैं, ये जो फाइन हेयर्स ने ट्रैप किया हुआ था वो बेसिकली इस म्यूकस के साथ आकर अटैच हो जाते हैं। ठीक, अब इसका दूसरा काम क्या है? इट आल्सो मेंटेन्स द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। कैसे? अब देखिए जैसे आजकल समर्स हैं तो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट से ज़्यादा है। मतलब अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आजकल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है बॉडी का, लेकिन इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कितना है? समटाइम हमारे एरिया में तो 38 टू 39 तक जा रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे ये 50 प्लस में भी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है। ओके, लेकिन एक बात नोटिस की होगी आपने कि अगर जब हवा 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म है, ठीक है, वो आपकी नेजल कैविटी से ट्रैकिया तक जा रही है, तो क्या आपको कभी ट्रैकिया में गर्म हवा की जलन फील होती है? नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो ये म्यूकस है ये उस एयर को हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेंटेन करके अंदर भेजते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, और इसके अलावा ये जो एयर आ रही होती है ना उसको भी मॉइस्चर करते हैं। क्लियर? टू फंक्शंस हो गए नेजल कैविटी के। अब हम बात करेंगे नेजल कैविटी के बाद कौन सा पोर्शन आ रहा है? नेजल कैविटी, नॉस्ट्रल्स एंड अब है फेरिंग्स। ठीक है, तो फेरिंग्स कहाँ पे प्रेजेंट है? फेरिंग्स फेरिंग्स इज बेसिकली नेजल कैविटी की ओपनिंग है इनसाइड द बॉडी। ठीक है, ये देखा आपने कि ये नेजल कैविटी थी। ठीक, ये बॉडी की तरफ जहां पे ओपन हो रही है ना उस ओपनिंग को कहते हैं फेरिंग्स। ठीक, इट्स एन नेजल कैविटी opens inside the body called pharynx। ठीक, pharynx को मस्कुलर पैसेज भी कहा जाता है। ठीक, इसको मस्कुलर पैसेज भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये मसल्स का बना हुआ एक रास्ता है, इस वजह से इसको मस्कुलर पैसेज कहा जाता है। आपने देखा है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जहाँ पे हमारी जो जुबान है, ठीक है, जुबान के बिल्कुल आखिर में जहाँ पे यानी बैक ऑफ द माउथ जो हमारी पैलेट होती है, पैलेट के ऊपर 2 ओपनिंग्स होती हैं। ठीक, जिसको हम सॉफ्ट पैलेट भी कहते हैं ना, जिसको हम सॉफ्ट पैलेट भी कहते हैं। क्या कहेंगे कि देयर इज अ पैलेट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग। ठीक है, यहाँ पे एक पैलेट होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है ओपनिंग के लिए। क्यों? क्योंकि पहले हम डिस्कस करेंगे
कि इसका फंक्शन क्या होता है, क्योंकि जो मस्कुलर पैसेज है तो ये टू फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। बेसिकली ये फूड भी बॉडी के अंदर लेके जा रहा होता है और एयर भी बॉडी के अंदर लेके जा रहा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि दोनों फूड एंड एयर एक साथ बॉडी के अंदर जा रहे होते हैं, नहीं, लेकिन क्योंकि जो सॉफ्ट पैलेट है वो ओपन एंड क्लोज होता है और दोनों को गुजरने का रास्ता देता है। इसके जो साइड का एरिया होता है वो मसल्स का बना हुआ होता है, इस वजह से इसको मस्कुलर पैसेजवे कहा जाता है। और ये फेरिंग्स इज कॉमन फॉर बोथ फूड एंड एयर। और हम कहते हैं कि एट द फ्लोर ऑफ फेरिंग्स देयर इज एन ओपनिंग कॉल्ड ग्लोटिक्स। ग्लोटिक्स क्या है कि जो फेरिंग्स के फ्लोर के ऊपर यानी कि यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को कहा जाता है ग्लोटिस। ठीक है, ग्लोटिक्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है? फेरिंग्स के फ्लोर के ऊपर एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को कहा जाता है ग्लोटिस। ठीक, डेफिनेशन ग्लोटिस क्या है? एट द फ्लोर ऑफ pharynx there is an opening called glottis। ओके, अब सेकंड हमारे पास आता है फेरिंक्स में एपिग्लॉटिस भी प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? अगर हम देखें, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ये फेरिंक्स है, ठीक है, हम कहते हैं कि मस्कुलर पैसेजवे है, ठीक है, ये फूड भी ट्रांसफर करता है और एयर भी। ये जो इसकी वेन है इसको हम कह देते हैं ये एसोफिगस है, ठीक है, और जो ये है ये ट्रैकिया है, जैसे ये आ रहा है ना, तो ये ट्रैकिया है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इस तरह से फेरिंक्स है, ठीक, और यहाँ पे जो ये ओपनिंग है ना इसकी, दिस इज बेसिकली अ ग्लॉटिस, ठीक है, फ्लैप लाइक ओपनिंग होती है जिसको ग्लॉटिक्स कहा जाता है। और इस ग्लॉटिक्स को गार्ड किया होता है एक फ्लैप ऑफ टिश्यूज में, ठीक है, उस फ्लैप ऑफ टिश्यूज को कहते हैं एपिग्लॉटिस, ठीक है। बेसिकली एपिग्लॉटिस जो है उसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि वो ग्लॉटिक्स का गार्ड है, इजी वर्डिंग में, ठीक है। ट्रैकिया फेरिंक्स में जो फ्लोर के ऊपर ओपनिंग होती है उसको ग्लॉटिस कहा जाता है, और उस ग्लॉटिस को गार्ड किया होता है फ्लैप ऑफ टिश्यूज ने, फ्लैप ऑफ टिश्यू called epiglottis। Clear? So that's all for today। हम जो बाकी की टर्मिनोलॉजीज हैं उनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।